तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा है स्टेटमेंट में बेटा कि द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, क्या कहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच अ सॉलिड बिगिंस टू एब्जॉर्ब एनर्जी इज दिस, मींस कोई सॉलिड मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ की फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको बताना है उस सॉलिड का एनर्जी बैंड गैप क्या है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो मेरा सॉलिड है, मान लिया ये उसका कंडक्शन बैंड है और ये उसका वैलेंस बैंड है ना। हमने पढ़ा है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है बेटा, उसे ही कहा जाता है एनर्जी बैंड गैप। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट दिस एनर्जी बैंड गैप। अब हमें क्या कहा गया है कि मैक्सिमम इतनी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, इतनी वेवलेंथ तो उसको चाहिए ही चाहिए, इतनी वेवलेंथ। मतलब इतनी वेवलेंथ जब हम देंगे, इतनी वेवलेंथ का फोटोन जब हम यूज करेंगे, सपोज मैं बाहर से, यहाँ पे वैलेंस बैंड में हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, और हम इस सॉलिड के ऊपर बाहर से फोटोन्स बम्बार्ड करवाते हैं, तो ये फोटोन आता है मेरा, और इस फोटोन की जो एनर्जी है सपोज दैट इज एच सी बाय लेमडा। हमें पता है ना फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला बेटा एच न्यू, और वेवलेंथ के टर्म्स में होता है एच सी बाय लेमडा। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। सपोज इतनी एनर्जी का एक फोटोन आता है और वो वैलेंस बैंड में टकराता है। जैसे ही वो वैलेंस बैंड में टकराता है तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो कम से कम जो एनर्जी होगी फोटोन की, मतलब ये जो एनर्जी है फोटोन की एच सी बाय लेमडा, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके एनर्जी बैंड गैप के इक्वल तो होनी ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना अपर लेवल में। अगर इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी डिफरेंस से कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब फोटोन की जो एनर्जी है एच सी बाय लेमडा, इट मस्ट बी इक्वल टू ईजी, मीन्स एनर्जी बैंड गैप। तो एच सी बाय लेमडा मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी बैंड गैप ईजी, है ना। इसके इक्वल तो होना चाहिए ना। तो बस ये इक्वेशन हमें पता लग गई, तो यहां से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी बैंड गैप निकाल सकते हैं। यही हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां से एनर्जी बैंड गैप आपका आ जाएगा एच सी बाई लेमडा। एच आपको पता है कितना है, 6 पॉइंट, ये एच की वैल्यू आपको पता है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बेटा कितनी होती है, पुट कर देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जब बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू सी। सी की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा कितना दिया है हमें, 10,000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10,000 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये बनेगा 10,000 इंटू 10⁻⁻10। तो यहां से आपका बनेगा 10,000, 10,000 मीन्स 10⁻4 इंटू 10⁻10। तो ये बन जाता है बेटा आपके पास 10⁻6 मीटर। तो ये आपकी वेवलेंथ आ गई। तो यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो वेवलेंथ की वैल्यू ये लेमडा यहाँ पुट करूंगा 10⁻6। तो ये जो मेरा आंसर आएगा ना अभी, ये आंसर किस में आएगा बेटा, जूल्स में। ये आंसर किस में आएगा, जूल्स में। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, आंसर किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो बन जाएगा, इसको हम 1 अपॉन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सारी वैल्यू को 1/1.6 इंटू 10⁻19 से, और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इसको सारे को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारा कैलकुलेट करके। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है जी, क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल था। आपने एनर्जी बैंड गैप को फोटोन की एनर्जी के इक्वल रख देना है और वहां से आपके पास एनर्जी बैंड गैप आ जाएगा। तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि
in an intrinsic semiconductor, in an intrinsic semiconductor, ठीक है, in an intrinsic semiconductor the number of electrons, the number of conduction electrons is 7 into 10 की पावर 90 per meter cube. Find the total number of current carriers. Find the total number of current carriers in the same semiconductor, in the same semiconductor of size 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 mm. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है बेटा आपकी। तो स्टेटमेंट एक बार देख लें सभी, फिर इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। सेमीकंडक्टर से है ये न्यूमेरिकल आपका। तो क्या है बेटा न्यूमेरिकल, ध्यान से समझे। क्या कहा है इन्होंने कि इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या कहा है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको दिया है बेटा। क्या दिया है आपको? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिया है। तो इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब आपको यहाँ पे ही हिंट मिल जाएगा क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़े थे बेटा। इंट्रिंसिक होता है जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें किसी तरह की कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की गई है। और मैंने बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की और नंबर डेंसिटी होल्स की बराबर होती है। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही, ये तो सबने पढ़ा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल्स। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दिए हैं, देखो है ना, नंबर डेंसिटी दी है ना इलेक्ट्रॉन्स की। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी दी है कितनी? 7 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब का मतलब है कि अगर मैं आपको 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम देता हूँ सब्सटेंस की, कितनी वॉल्यूम देता हूँ सब्सटेंस की मैं आपको? 1 मीटर क्यूब। तो इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इंटू 10 की पावर 90। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर्स बताने हैं उस सेमीकंडक्टर में। और आपको जो सेमीकंडक्टर दिया है ना, उसका साइज कितना है? 1 इंटू 1 इंटू 1 mm। मीन्स आपको जो सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल दिया है ना बेटा, उसकी डायमेंशंस गिवन है। मतलब आपको जो वायर दी है ना सेमीकंडक्टर मटेरियल की, उसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है इसकी लेंथ? 1 सेंटीमीटर है। इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है ब्रेड्थ भी इसकी क्रिस्टल की? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी है इसकी बेटा? 1 mm। इस तरह से, तो इस तरह का आपको ये क्या दिया है? एक बेटा क्रिस्टल दिया है, और इस क्रिस्टल के अंदर आपको बताना है टोटल करंट कैरियर कितने हैं। क्वेश्चन आ गया हो समझ में तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें क्वेश्चन अगर समझ में आ गया। कैसे करना है सोल्व वो मैं अभी बताऊंगा। ये आपको एक क्रिस्टल दिया है सेमीकंडक्टर का, आपको बताना है सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल में टोटल कितने करंट कैरियर्स हैं। आपको इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है। लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 1 mm है। तो आपको बताना है इस क्रिस्टल में टोटल कितने करंट कैरियर है। तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। ठीक है, ओके, तो आप सबका रिप्लाई आ चुका है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो आपको स्टेटमेंट से ही सारा कुछ पता लग रहा है, क्योंकि आप देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन है 7 इंटू 10 की पावर 19, तो बेटा होल्स भी कितने हुए? होल्स भी तो इतने हुए 7 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब, है ना। तो टोटल करंट कैरियर कितने हो गए आपके पास? टोटल करंट कैरियर कितने हो गए? एन, क्या होगा? एन ई प्लस एन एच। हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ करंट कैरियर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। तो कितना आएगा ये? 7 इंटू 10 की पावर 19 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 19। तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14।
इंटू 10 की पावर 19, ठीक है, 14 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इतने टोटल आपकी डेंसिटी हो गई, टोटल करंट कैरियर्स की डेंसिटी होगी, यानी कि इस टाइम जो आपका मटेरियल है उस मटेरियल में 14 इंटू 10 की पावर 19 करंट कैरियर्स हैं पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर इतने सारे करंट कैरियर। तो आप अपनी क्रिस्टल की वॉल्यूम निकाल लो पहले, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्रिस्टल, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्रिस्टल। जो क्रिस्टल आपको गिवन है उसकी वॉल्यूम कितनी है, देखो लेंथ कितनी है उसकी, आप ध्यान से देखो लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ है इसकी बेटा 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर माइनस 2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना। ब्रेड्थ भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और हाइट कितनी है इसकी 1 mm, 1 मिलीमीटर है ना। हाइट 1 मिलीमीटर है इसकी, तो कितना बना ये 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो टोटल वॉल्यूम कितनी आएगी 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये बन जाएगा आपका 10 की पावर 3 और 2 5 और 2 7, 10 रेस्ट पावर माइनस 7 मीटर क्यूब। तो इतनी वॉल्यूम है आपकी क्रिस्टल की। तो अब इजीली निकाल सकते हो ना आपकी इस क्रिस्टल में कितने जो है करंट कैरियर्स हैं। आपको पता है 1 मीटर क्यूब में इतने करंट कैरियर हैं, 1 मीटर क्यूब कंसिस्ट ऑफ सो मच नंबर ऑफ करंट कैरियर। तो इतने मीटर क्यूब में कितने होंगे, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब कंसिस्ट ऑफ कितने कैरियर है भाई 14 इंटू 10 की पावर 19, इतने सारे करंट कैरियर्स। तो 10 की पावर माइनस 7 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने होंगे, इसको इससे क्या कर देंगे बेटा हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 14 इंटू 10 की पावर, ये 19 है, ये माइनस 7 है, तो कितना बनेगा माइनस के 12। इतने टोटल करंट कैरियर हैं बेटा आपके पास 14 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इस क्रिस्टल के अंदर। तो सिंपल था क्वेश्चन। आपने क्या किया, क्रिस्टल की वॉल्यूम निकाल ली, टोटल करंट कैरियर निकाल ले और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहां तक ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करें अभी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। अब जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होगा। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे सभी बच्चे। द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन प्योर जर्मेनियम, द concentration of electron hole pairs in pure germanium at T equals to 300 Kelvin is 7 into 10 to power 15 per meter cube, ठीक है। antimony is doped into germanium, antimony is doped into germanium in a proportion of 1 atom into 10⁻7 जर्मेनियम एटम्स, ठीक है। कि हमने किस प्रोपोर्शन में डाला बेटा कि 10⁻7 जर्मेनियम एटम्स में एक एटम, ठीक है। assuming that half of the impurity atoms, half of the impurity contribute electron in the conduction band। काफी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है बेटा, कंडक्शन बैंड। कैलकुलेट द फैक्टर, कैलकुलेट द फैक्टर। इधर चलो मम्मा पास, चलो चलो मम्मा मम्मा बुला रही, चलो जाओ, चलो 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 बस खुद मम्मा बुला रहे, चलो जाओ टाटा। ठीक है, देखो बेटा तो स्टेटमेंट है आपकी, कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, बाय विच
द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस ड्यू टू डॉपिंग, इंक्रीजेस ड्यू टू डॉपिंग, increases due to doping. The number of germanium atoms, the number of germanium atoms per cubic meter is per cubic meter is 5 into 10 to power 28। तो ये पूरी स्टेटमेंट है बेटा, काफी लंबी चौड़ी, एक बार ध्यान से समझना, मैं दोबारा से आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ सारी की सारी स्टेटमेंट। तो देखो क्या है स्टेटमेंट, ध्यान से, ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट, देखो आपसे क्या कहा गया है, द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मैं एक बार स्टेटमेंट रीड करता हूँ अच्छे से। स्टेट कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, मींस जो आपका प्योर, देखो क्या कहा है इन्होंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन प्योर जर्मेनियम, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है बेटा, प्योर जर्मेनियम मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने होल्स हैं उनका पेयर, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है ना प्योर जर्मेनियम, तो प्योर जर्मेनियम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, तो इसका मतलब पेयर्स, आपको क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 7 × 10⁻15। तो ये लिख लेते हैं पहले जो दिया है आपको, तो ये जो है आपको पेयर्स की कॉन्सेंट्रेशन दी है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल्स हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब, और होल्स भी कितने हैं, 7 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब। इस लाइन का ये मतलब है। फर्स्ट लाइन का मतलब अगर समझ में आ गया बेटा, आपको क्या कहा है कि प्योर जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन है इतनी, यहां तक समझ में आ गया तो रिप्लाई करें, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट लाइन से बेटा आपको क्या पता लगा कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, आप ये पता लगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ होल्स कितने हैं। तो जो जो पता लगता रहे ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आपको जैसे जैसे डाटा पता चलता रहे आप वो वैल्यूज लिखते चले जाओ। उसके बाद आपसे कहा है कि एंटीमनी इज डोप्ड इनटू जर्मेनियम। अब आपने क्या किया, जर्मेनियम में एंटीमनी डोप कर दिया, डोप करने का मतलब होता है मिक्स करना। अब आपको पता है एंटीमनी, एंटीमनी कौन से ग्रुप में आता है, नाना, पाटेगर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ये एस बी किसका सिंबल है, एंटीमनी का। ये ग्रुप 15 है आपका, तो यानी कि आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी प्योर जर्मेनियम में। आपने क्या किया कि जो आपका प्योर जर्मेनियम था इसके अंदर आपने किसके एटम ऐड कर दिए, एंटीमनी के एटम ऐड कर दिए। किसके एटम ऐड कर दिए, एंटीमनी के, जिससे कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा प्योर से। तो एंटीमनी इज डोप्ड इनटू जर्मेनियम इन ए प्रोपोर्शन ऑफ 1 एटम पर 10⁻7 जर्मेनियम एटम। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, रेशो, क्या बताइए बेटा, इन्होंने क्या बताइए, रेशो बताइए एंटीमनी की। तो क्या रेशो है एंटीमनी की, एंटीमनी की रेशो क्या है कि अगर आपका एक एटम एंटीमनी का है तो उसके कोरस्पोंडिंग 10⁻7 एटम किसके हैं, जर्मेनियम के। तो 1:10⁻7 है एंटीमनी और जर्मेनियम की रेशो। यानी कि सेकंड जो आपको बात पता चली वो क्या है कि अगर आप नंबर ऑफ एटम्स निकालते हो किसके, एंटीमनी के, और उनकी रेशो निकालते हो किसके साथ, नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम्स के साथ, तो ये रेशो कितनी बनती है बेटा, ये रेशो बनती है 1:10⁻7। मतलब 10 नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम्स ज्यादा है और जो आपने इम्प्योरिटी डाली है वो कम है। 10⁻7 जर्मेनियम एटम्स के लिए आपके पास एक एंटीमनी एटम है। समझ रहे हो इस चीज को, ये चीज समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि आपने एंटीमनी की इम्प्योरिटी ऐड करी, ऐड करी, अगर आपके पास 10⁻7 जर्मेनियम एटम्स हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग आपको सिर्फ एक जो है एंटीमनी का एटम ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद की रेशो देखेंगे। अब सेकंड, इसके बाद आपको और क्या पता लग रहा है, उसके बाद इन्होंने कहा है एज्यूमिंग दैट हाफ ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। अब इन्होंने क्या कहा है कि मान लिया आपने एंटीमनी के टोटल एटम्स कितने डाले, n,
डी। कितने डोपिंग के एटम, एंटीमनी के कितने एटम्स डाले आपने, एनडी। एनडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज नंबर ऑफ एंटीमनी एडेड। अब आपको पता है क्योंकि ये एंटीमनी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, तो अगर एक एंटीमनी एटम अगर आप डालते हो तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन, उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं, एक। आपने पढ़ा है ना ये सारे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में बिजी हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्री होता है, तो एक एंटीमनी एटम से आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और फर्दर इन्होंने क्या कहा है, एज्यूमिंग दैट हाफ ऑफ द इंप्योरिटी एटम्स कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने आपके टोटल एटम्स है ना उनके जस्ट कितना, हाफ, उनका कितना, हाफ, उनका हाफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हमें दे रहा है कंडक्शन बैंड में। मतलब हमने जो टोटल एंटीमनी एटम्स ऐड किए थे वो एनडी थे, अगर मैं उसका हाफ कर लेता हूं तो उतने एंटीमनी के एटम से हमें एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, वो इनसे वीक फोर्स से बॉन्डेड है। मतलब जो करंट पास हो रहा है, जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, एंटीमनी एटम्स का हाफ कर दो उतने हैं। इस बात का मतलब समझ में आ गया थर्ड पॉइंट का, तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। स्टेटमेंट के अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोलता है कि हमने जितने एंटीमनी एटम्स ऐड किए थे ना, उन एंटीमनी तो उतने उनकी वजह से हमें एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो इस बात का मतलब समझ में आ गया तो बेटा रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। हाँ जी बेटा, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अगर आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके बाद इन्होंने क्या कहा है फिर हमें, इन्होंने कहा है कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस ड्यू टू डोपिंग। तो आपको बताना है डोपिंग करने से कितना इंक्रीज आया है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में। मतलब हमें निकालना क्या है, फैक्टर बाय विच, ठीक है, फैक्टर बाय विच नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज, बाय विच नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस। तो ये हमें निकालना है कि कितने चार्ज कैरियर बढ़े हैं, कितने फैक्टर से चार्ज कैरियर बढ़े हैं, फैक्टर बाय विच नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेस, ये हमें बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है कि कितने, किस फैक्टर से जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हुए हैं। और हमें और क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में लास्ट में, increases due to doping. The number of germanium atoms per cubic meter is 5 into 10 की पावर 28। मुझे एक मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम्स दिए हैं, 5 इंटू 10 की पावर 28। और थर्ड पॉइंट हमें क्या कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम्स मुझे दिए गए हैं वो कितने हैं, 5 इंटू 10 की पावर 28। यानी कि जो मुझे दिया है ना टोटल नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, पर मीटर क्यूब। तो मतलब एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में मुझे कितने जर्मेनियम एटम दिए हैं, 5 इंटू 10 की पावर 28। तो ये क्वेश्चन से जो जो डाटा हमें दिया था ना वो मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट अभी समझाइए जस्ट बेटा, मैंने आपको स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर सिर्फ समझ में आई है, अभी इसको सॉल्व भी करेंगे। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा हम। ठीक है, तो हमें देखो शुरू में क्या कहा था कि प्योर सेमीकंडक्टर है जी हमारा, और उस सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने होल्स हैं वो हमें दिया था। तो मैं लिख लेता हूं, हमें दिया था नंबर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर में, जब मेरा प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 7 इंटू 10 की पावर 15 पर मीटर क्यूब। और नंबर ऑफ होल्स मुझे कितने दिए थे, ये भी सेम ही थे क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है जी, ये इतने ही मुझे अभी भी दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स मेरे कितने हो जाएंगे, तो टोटल चार्ज कैरियर कितने हैं अभी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो टोटल चार्ज कैरियर्स, तो टोटल चार्ज कैरियर्स मेरे आ जाएंगे n, यहां पे मैं लिख लेता हूं सबस्क्रिप्ट में टोटल इनिशियल, के शुरू में जब मैंने कोई डोपिंग ऐड नहीं की तो उस टाइम मेरे पास टोटल कैरियर कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ होल्स। तो टोटल इनिशियली मेरे पास टोटल कितने करंट कैरियर हैं, इनकी वैल्यूज ऐड करेंगे तो 7 इंटू 10 की पावर 15 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 15।
तो मेरे पास शुरू में मतलब जब कोई डोपिंग नहीं की गई, कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की गई, तो उस टाइम मेरे पास टोटल कितने करंट कैरियर थे? 7। ये ऐड करेंगे तो 7 + 7 14, तो 14 इंटू 10⁻15 पर मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आई है बेटा? टोटल करंट कैरियर्स। ये कब की है? जब हमने कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। अब हम निकालेंगे कि जब मैं इंप्योरिटी ऐड कर देता हूं तो इंप्योरिटी ऐड कर देने से टोटल कैरियर कितने हो जाते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? इंप्योरिटी ऐड कर देने के बाद कितने करंट कैरियर हमारे पास आ जाते हैं। तो अब हमें पता है हमने जो इंप्योरिटी ऐड की है वो किसकी ऐड की है? एंटीमनी की। किसकी ऐड की है इंप्योरिटी? एंटीमनी की ऐड की है। और किस रेशो में ऐड की है बेटा? 1:10⁻7, है ना? यही रेशो है। तो अब कैसे जो है हम कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो। तो अब हमें निकालना है कि मैंने कितने टोटल एटम्स डाले हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आफ्टर डोपिंग इम्प्योरिटी, ठीक है। तो डोनर एटम्स कितने हैं टोटल, वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई? अब मुझे पता है कि 10⁻7 एटम्स के लिए मुझे एक एटम मिल रहा है डोपिंग का, है ना? अभी अभी हमने रेशो पढ़ी है ना। तो आफ्टर डोपिंग जैसे ही मैं इम्प्योरिटी बेटा ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या पता चलता है कि 4 10⁻7 एटम्स ऑफ जर्मेनियम, ठीक है। कि अगर मैं 10⁻7 एटम जर्मेनियम के लेता हूं, मुझे एक एटम मिलता है किसका? एंटीमनी का। एक एटम किसका मिलता है बेटा? मुझे एंटीमनी का। ये हमने पढ़ा है अभी अभी रेशो। तो अगर मैं एक एटम लेता हूं जर्मेनियम का, तो ये रेशो कितनी बनती है? 1/10⁻7। ये 10⁻7 इधर डिवाइड आ जाएगा। मैथ सिंपल, ठीक है। तो टोटल एटम कितने हैं जर्मेनियम के? लास्ट में ये देखो टोटल एटम कितने हैं जर्मेनियम के? 5 × 10⁻28। हमारा जो क्रिस्टल है उसमें टोटल नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम्स कितने हैं पर मीटर क्यूब? 5 × 10⁻28। तो इसका मतलब अगर मुझे जर्मेनियम के 5 × 10⁻28 एटम्स दिए हैं, तो कितनी कितने उनके कोरस्पॉन्डिंग मुझे कितने एंटीमनी के एटम मिलेंगे? 1/10⁻7 इंटू 5 × 10⁻28 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास कितने आगे डोपिंग के एटम्स? कितने एंटीमनी के एटम आगे? 5 × 10 ये 28 है। 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 × 10 28 में से 27 के 28 में से 7 गए आपके आ जाएंगे 21। तो यानी कि आफ्टर डोपिंग, डोपिंग करने के बाद, आफ्टर डोपिंग जो नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम्स हैं आपके, नहीं, नंबर ऑफ एंटीमनी एटम्स जो आपने डोपिंग की है जिनकी, वो कितने हैं? उसको एन डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और वो कितने आए बेटा हमारे? 5 × 10⁻21 पर मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास नंबर डेंसिटी आ गई। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। किसकी नंबर डेंसिटी है ये? अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि इन एंटी एटम्स का हाफ ले लो, उतने हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। उतने हमें क्या मिल रहे हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं सर्किट में। सो एक्स्ट्रा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एंटीमनी। तो एंटीमनी की डोपिंग से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल रहे हैं उसको मैं मान लेता हूं एन प्राइम। वो कितने हैं भाई? जितने टोटल एंटीमनी एटम्स हैं उनका हाफ, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमें साफ एटम्स कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स, तो इंप्योरिटी एटम्स में का हाफ ही हमें इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? ये बनेगा 5 × 10⁻21/2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए एंटीमनी की वजह से हमारे पास? 2.5 × 10⁻21 एटम्स पर मीटर क्यूब। तो इतने एटम्स मुझे मिल रहे हैं सिर्फ किसकी वजह से? एंटीमनी की वजह से। किसकी वजह से मिल रहे हैं ये हमें? एंटीमनी की वजह से। क्लियर है? तो अब हमारे पास, ठीक है, तो अब इतने एटम्स जो है कैरियर्स मुझे बेटा मिल रहे हैं इसकी वजह से। तो यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ये मैंने क्या निकाला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल रहे हैं किसकी वजह से बेटा? एंटीमनी एटम्स ऐड करने की वजह से।
तो वो मेरे पास आ गया वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर 21 कि इतने मिल रहे हैं। ठीक है, 2.5 इंटू 10 की पावर 21 इतने मुझे जो है मिल रहे हैं। क्लियर है? तो हम यहां से फिर फाइनल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम? अपनी फाइनल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से हमारी? फाइनली हमारे पास कितने करंट कैरियर हो गए टोटल, वो हम जो है अब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली सो तो एंटी मनी ऐड कर देने से, ठीक है ना, एंटी मनी अगर मैं क्या कर देता हूं बेटा, ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब ये मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है ना। कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया मेरा? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। तो जब मैं एंटी मनी ऐड कर देता हूं तो जो मेरे फाइनल लास्ट में जो फाइनल नंबर ऑफ मेरे पास करंट कैरियर्स बनेंगे वो कितने आने वाले हैं? वो किसके इक्वल होंगे? जितने मेरे पास नंबर ऑफ होल्स थे प्लस जितने मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएंगे मेरे पास? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड। इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो अब क्योंकि ये हमारा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बन चुका है बेटा, क्या बन चुका है हमारा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। तो इसलिए यहाँ पे लगभग फाइनल जो हमारे नंबर ऑफ कैरियर्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटीमनी की वजह से उसी के इक्वल होंगे। तो लगभग ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 2.5 इंटू 10 की पावर 21 पर मीटर क्यूब। तो एंटी मनी की वजह से इतने करंट कैरियर हमारे पास फाइनली बढ़ गए, क्योंकि होल्स तो हमारे पास होते नहीं, बहुत ही कम होते हैं होल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फैक्टर। क्या निकालना है हमें? फैक्टर के कितने फैक्टर से हमारे नंबर ऑफ करंट कैरियर बढ़े हैं। तो फैक्टर किसके इक्वल होगा? फैक्टर कैसे निकलता है किसी भी चीज का? जो फाइनल वैल्यू है मेरी उसमें से मेरी इनिशियल वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? माइनस, और उसको डिवाइड कर देते हैं इनिशियल वैल्यू से। तो ऐसे हम किसी भी चीज का फैक्टर निकालते हैं। आपको फॉर्मूला मैथमेटिकली याद करना पड़ेगा कि जब भी हमें फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकलता है? कितना चेंज आया बटे ओरिजिनली कितनी वैल्यू थी। तो यहाँ वैल्यूज रख देंगे। अब हमें पता है फाइनल वैल्यू हमारी आ रही है 2.5 इंटू 10 की पावर 21। ये हमारी क्या आ रही है? फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये हमारी क्या आ रही है? फाइनल वैल्यू आ रही है माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू है 1.4 इंटू 10 की पावर 15, यही थी शुरू में हमने निकाल ली थी, अपॉन इनिशियल वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 15। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ 10 की पावर क्या है? 21। यहाँ 10 की पावर क्या है? 50। तो ये जो 10 की पावर 21 वाली वैल्यू है ये इससे बहुत बड़ी है। तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे। हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेंगे। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं आंसर निकालता हूं तो क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है, 10 की पावर 15 है, यहाँ 10 की पावर 21 है, तो इस पूरी टर्म को अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है 2.5 इंटू 10 की पावर 21। ये मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, अपॉन 1.4 इंटू 10 की पावर 15। इसको मैं सोल्व कर लेता हूं तो अप्रोक्सीमेट सा आंसर मेरे पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेशन में ही आएगा, वो आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर है? ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। इस क्वेश्चन में ज्यादातर अप्रोक्सीमेशन यूज हुए हैं बेटा। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो हमने होल्स वाली वैल्यूज को नेग्लेक्ट करते हुए अप्रोक्सीमेशन में एक आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है, इसमें एक ग्राफ डायग्राम भी है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड आई इफ द silicon and germanium diode and
जर्मेनियम डायोड, ठीक है, इफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड स्टार्ट्स कंडक्टिंग at 0.7 volt and 0.3 volt respectively. तो ये है बेटा आपके पास स्टेटमेंट। तो क्या स्टेटमेंट है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड आई। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक तो वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है वी नॉट की, और एक करंट की वैल्यू निकालनी है। इफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड स्टार्ट्स कंडक्टिंग एट 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट, कि अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो डायोड हैं वो 0.7 और 0.3 वोल्ट पे कंडक्ट करते हैं, तो आपको बी और आई निकालना है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है इसमें। अभी इसमें सर्किट भी बनेगा, ठीक है, सर्किट भी बना देता हूं इसका मैं, फिर ही समझ में आएगा आपको। सर्किट कुछ इस तरह से है। हमें एक डायोड ये दिया है जो जर्मेनियम से बना है। ये जो डायोड है बेटा ये किससे बना है? जर्मेनियम का बना है। और एक डायोड यहाँ पे बेटा हमें ये दिया है, एंड दिस डायोड इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। और इन दोनों डायोड्स को एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ये है यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है एक लोड 5 किलो ओम। कितनी है इसकी वैल्यू? 5 किलो ओम, 5000 ओम, ठीक है। और इधर और यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? अपनी आउटपुट मिल रही है। क्या मिल रही है? यहाँ हमें हमारी आउटपुट वोल्टेज मिल रही है इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो ये है हमारा सर्किट। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, एक सेकंड क्वेश्चन। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था ए, और सेकंड पार्ट हमें क्या पूछा है यहाँ पे? सेकंड पार्ट हमें पूछा है इफ द जर्मेनियम डायोड, इफ द germanium diode connection is now reversed, germanium diode connection is now reversed, what will be the new value of v naught and I? What will be new value of v naught and I? तो ये क्वेश्चन है बेटा आपका। तो देखिए किस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है इसको। सॉल्यूशन देखेंगे, पहले स्टेटमेंट समझ लें। स्टेटमेंट में क्या है बेटा? आपको दो डायोड दिए हैं। एक ये जर्मेनियम डायोड है, ये वाला, ये सिलिकॉन से बना हुआ डायोड है। आपने पढ़ा है जर्मेनियम डायोड के केस में, सिलिकॉन के केस में पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में कितना होता है? 0.3 वोल्ट। यानी कि अगर आप सिलिकॉन के डायोड में से करंट पास कराना चाहते हो तो कम से कम कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी? 0.7 वोल्ट। अगर 0.7 वोल्ट से कम वोल्टेज दोगे तो इसमें से करंट नहीं जाएगा। और जो आपका जर्मेनियम है उसमें कम से कम कितनी वोल्टेज चाहिए? 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट के बाद हमारा सिलिकॉन जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और मतलब जर्मेनियम शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और अपने में से क्या पास करता है? करंट पास करता है। तो ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि हमने अपनी वोल्टेज कितनी दी है? 12 वोल्ट। तो आपको बताना है आउटपुट पे हमें कितनी वोल्टेज मिलने वाली है। तो ये क्वेश्चन है कि आउटपुट पे कितनी वोल्टेज मिलेगी और सर्किट में कितना करंट होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। हमें निकालना है कि आउटपुट पे हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। तो कैसे निकलेगा बेटा ये सॉल्यूशन इसका? देखो ध्यान से। अब हमें क्या दिया है? अब हमें पता है कि सिलिकॉन के लिए तो कितनी वोल्टेज है बेटा? 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए कितनी वोल्टेज है बेटा? 0.3 वोल्ट। और ये दोनों कैसे हैं आपस में? एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। एक दूसरे के क्या है? दोनों पैरेलल है। तो पहले कौन कंडक्ट करेगा करंट? जर्मेनियम करेगा ना कंडक्ट। तो यानी कि जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो हमारा जो जर्मेनियम है वो
हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। 0.3 वोल्ट पे इसमें से क्या जाने लग जाएगा, करंट। क्या जाने लग जाएगा सर्किट में, करंट। और 0.3 वोल्ट जब इस पे होगा तो पैरेलल में है दोनों, तो इस टाइम सिलिकॉन पे भी कितना होगा फिर, 0.3 वोल्ट। और हमें पता है 0.3 वोल्ट पे सिलिकॉन में से कोई करंट नहीं जाता। ये चीज समझ पा रहे हो? यानी कि जब हमने सर्किट में इसको लगाया तो सर्किट में लगाते ही कुछ ऐसा हमें देखने को मिला। अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाऊं तो सिंप्लीफाइड सर्किट कुछ ऐसे बनता है बेटा, जिससे आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। सिंप्लीफाइड सर्किट में क्या है, दो डायोड दिए हैं आपको, देखो ऐसे। ये डायोड जर्मेनियम का है और ये डायोड आपका सिलिकॉन का है। ये दोनों डायोड आपस में पैरेलल में जोड़े हुए हैं और इनके साथ आगे सीरीज में है एक रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 किलो ओम। और इनके अक्रॉस ऐसे आपने क्या लगाई हुई है, एक बैटरी लगाई हुई है। और बैटरी कितने वोल्ट की है बेटा, 12 वोल्ट की। ये है सर्किट, अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं। ठीक है। अब हमें पता है कि जो जर्मेनियम है उस पे अगर मैं 0.3 वोल्ट की वोल्टेज दे देता हूं तो ये कंडक्ट करता है करंट को अपने में से। लेकिन सिलिकॉन नहीं करता। सिलिकॉन के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, 0.7। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो वोल्टेज इनके अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम पैरेलल में है तो दोनों पे वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहेगी। तो जैसे ही जर्मेनियम के अक्रॉस 0.3 वोल्ट आएगा उस टाइम पे सिलिकॉन के अक्रॉस भी 0.3 वोल्ट होगा, लेकिन सिलिकॉन 0.3 वोल्ट पे अपने में से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इसका मतलब सारा करंट जो है किस में से पास हो जाएगा, सारा का सारा करंट किस में से पास हो जाएगा, जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर में से पास हो जाएगा। और वही करंट जो है हमें आउटपुट पे मिलेगा। यहाँ देखो, ये जो सारा करंट है ना, ये कहां से पास हो जाएगा, जर्मेनियम से, और यही करंट हमें यहाँ आउटपुट पे मिलेगा। तो यानी कि इस टाइम पे मैं मान सकता हूं कि जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं तो जर्मेनियम कंडक्ट कर लेता है 0.3 वोल्ट पे ही, ये कंडक्ट नहीं करता। तो मैं इस टाइम सिलिकॉन को सर्किट में नहीं लूंगा, सिलिकॉन को मैं सर्किट में नहीं लूंगा। और जो हम आउटपुट ले रहे हैं ना, आउटपुट किसके क्रॉस है, आरएल के क्रॉस। ये जो आउटपुट हमें मिल रही है किसके क्रॉस मिल रही है, आरएल के क्रॉस। मतलब जो मैं आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा हूं वो जो मेरी आउटपुट वोल्टेज है बेटा किसके क्रॉस है, वो हमारे रेजिस्टेंस आरएल के क्रॉस है ना। इसके अक्रॉस ही वोल्टेज है ना, वी नोट। यहां तक समझ में आ रहा है। ये जो वी नोट वोल्टेज हमें मिल रही है बेटा, आप देख सकते हो आरएल के पैरेलल है। ये हमने टोटल वोल्टेज लगाई है बेटा 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट लगाई है और हम किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस आरएल के क्रॉस। एक तरह से आप ये मान सकते हो बच्चे कि हमने क्या किया, जो मेरा लोड रेजिस्टेंस आरएल है, अगर मैं इसके अक्रॉस क्या लगा दूं, एक वोल्ट मीटर लगा दूं। क्या लगा दूं, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर। इस तरह से ये मैंने इसके अक्रॉस क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर, जो निकाल रहा है इसकी वोल्टेज। और जो वोल्टेज कितनी दे रहा है, वी नोट। तो हमें ये वी नोट निकालना है। अब क्वेश्चन में बिल्कुल अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। हमें पता है कि जब जर्मेनियम पे 0.3 वोल्ट होगा तो सिलिकॉन तो 0.3 वोल्ट पे काम नहीं करेगा। तो यानी कि मेरी टोटल वोल्टेज किसके को लाएगी, ये 12 वोल्ट वोल्टेज अक्रॉस जर्मेनियम। जर्मेनियम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, इसके 0.3 प्लस वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस जो कितनी है, वी नोट। तो यहाँ से वी नोट कितना आ जाएगा, 12 माइनस 0.3, यानी कि वी नोट मेरा आ जाएगा 11.7 वोल्ट। इसको सॉल्व करूंगा तो यानी कि इस केस में 0.3 वोल्ट पे ही जर्मेनियम कंडक्ट करने लग जाएगा, सिलिकॉन का कोई रोल नहीं रहेगा सर्किट में, सारा करंट इसी में से जाएगा। आराम से हमें वोल्टेज मिल गई 11.7 वोल्ट। ठीक है, ये हमें क्या मिल गई बेटा, वोल्टेज मिल गई, जो कितनी आई है, 11.7 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, सर्किट का करंट। करंट कौन सा निकालना है हमें, जो आरएल के अक्रॉस जा रहा है, ये वाला करंट निकालना है जो आरएल के अक्रॉस है। तो करंट कैसे निकलेगा भाई, आरएल के अक्रॉस अगर मुझे करंट निकालना पड़ जाए तो ओम्स लो, और ओम्स लो लगा के इजिली मैं क्या निकाल सकता हूँ, करंट निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। तो मुझे पता है मुझे इसके अक्रॉस ही करंट निकालना है, तो मैं कैसे निकाल लूंगा, करंट अक्रॉस आरएल। मुझे क्या निकालना है, करंट अक्रॉस आरएल। किसके अक्रॉस करंट निकालना है मुझे, आरएल के अक्रॉस करंट निकालना है। तो वो किसके को लाएगा, हमने ओम्स लो पढ़ी है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई किसके कुल होता है, V बाय आर। तो आरएल के अक्रॉस कितना करंट होगा,
जितनी उसके अक्रॉस वोल्टेज है, वोल्टेज कितनी है वी नोट, बाय जितना उसका रेजिस्टेंस है। तो कितना है वोल्टेज, कितनी है 11.7 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है जी इसका 5 किलो ओम यानी कि 5000 ओम। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे बेटा, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2.34 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि मैं आंसर लिख सकता हूं 2.34 मिली एम्पियर। सो दिस इज योर आंसर। तो इतना करंट कम से कम होगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें बेटा सभी। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। हमने करंट निकाल लिया, अब इसके दूसरे पार्ट का आंसर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, ध्यान से समझना था, सिंपल है। जर्मेनियम जल्दी कंडक्ट कर जाएगा 0.3 वोल्ट पे ही, और उसी टाइम पे सर्किट में करंट चला जाएगा, सिलिकॉन करेगा नहीं, तो हम सिर्फ जर्मेनियम को सर्किट में कंसीडर करेंगे। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, उसको अगर आप ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, इफ जर्मेनियम डायोड इज रिवर्स, अगर आप जर्मेनियम डायोड को सर्किट में क्या कर दो भाई, रिवर्स कर दो, तो क्या होगा कि जो मेरा ये जर्मेनियम डायोड है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब है ऐसे जोड़ दूं, रिवर्स बायस कर दिया, एन को जोड़ दिया किससे, पॉजिटिव से बैटरी के, और पी को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से। तो ये मैंने रिवर्स बायसिंग कर दी, क्या कर दी इसकी, रिवर्स बायसिंग कर दी। और हमें पता है रिवर्स बायसिंग में सर्किट में से कोई करंट नहीं जाता, तो क्या अब इसमें से कोई करंट जाएगा, नहीं जी, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो चुकी है, रिवर्स बायसिंग। हमने पढ़ा है आइडियल डायोड अपने में से कोई करंट पास नहीं करता। तो जब मैं जर्मेनियम को क्या कर देता हूं बेटा, रिवर्स बायस कर देता हूं, तो जर्मेनियम को हम सर्किट में कंसीडर नहीं करेंगे। अब सर्किट में सिर्फ कौन किसका राज होगा, सर्किट में सिर्फ सिलिकॉन का। यहां तक समझ में आया सेकंड पार्ट, तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है बेटा कि हमने जर्मेनियम की बजाय क्या यूज कर लिया, जो जर्मेनियम था उसको उल्टा कर दिया, रिवर्स बायस कर दिया। तो जब उसको रिवर्स बायस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, है ना। जब इसमें से कोई करंट ही नहीं पास होगा तो इसको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा सिंपलीफाइड सर्किट जब मैं बनाता हूं, तो जब मैं इसका क्या बनाता हूं, सिंपलीफाइड सर्किट, तो उसमें मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। तो उसमें सिर्फ कौन जुड़ा होगा, उसमें सिर्फ मेरा सिलिकॉन का क्रिस्टल जुड़ा होगा, क्योंकि उसकी तो रिवर्स बाइसिंग होगी, वो तो मैं क्या मान लूंगा, ओपन सर्किट। क्या मान लूंगा उसको मैं, ओपन सर्किट मानूंगा। तो अब यहाँ पे जो मेरा सर्किट है उसमें सिर्फ इसका राज है, सिलिकॉन का। और हमें पता है सिलिकॉन कब करंट पास करता है, अपने में से 12 वोल्ट है ना, 12 में से जब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, 0.7 वोल्ट, ये तभी सर्किट में से क्या पास करेगा, करंट। तो इसका मतलब अब आगे जो वोल्टेज पहुंचेगी वो कितनी है इस बार सेकंड केस में। तो सेकंड केस में हमें पता है सिलिकॉन ने वोल्टेज यूज की 0.7, प्लस लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज पहुंची, यहाँ से वी नोट इस बार आएगा 12 - 0.7, तो वी नोट कितना आ जाएगा यहाँ से 11.3 वोल्ट। इस बार पहले से अलग आया, देखो पहले 11.7 था आंसर, अभी 11.3 वोल्ट। तो अब करंट निकाल सकते हैं इसके क्रॉस। तो करंट कितना आएगा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, जितनी इसके क्रॉस वोल्टेज है बटे रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज कितनी है 11.3, रेजिस्टेंस कितना है 5000 ओम। तो यहाँ सारा सोल्व करोगे जब आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻³ तो आंसर आ जाएगा 2.26 मिली एम्पियर। दिस विल बी योर आंसर। ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन, तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी। सिंपल था, जब हम रिवर्स बायस करेंगे जर्मेनियम के क्रिस्टल को तो वो सर्किट में से हट गया, जब वो सर्किट में से ही हट गया तो उसको कोई लेना देना ही नहीं सर्किट। तो ये समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है फोटो डायोड से रिलेटेड, जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, आपसे कहा गया है कि ए पीएन फोटो डायोड, क्या कहा है आपसे कि ए पीएन
photodiode is made of a material with a band gap of 1.5 electron volt. What is the minimum wavelength of radiation ठीक है. What is the minimum wavelength of radiation that can be absorbed by the material, तो ये आपका क्वेश्चन है भाई. क्या कहा है आपको कि एक फोटो डायोड है जो किससे बना है, एक ऐसे मटेरियल से बना है. स्टेटमेंट देखेंगे. एक फोटो डायोड है बेटा जो किससे बना है, एक ऐसे मटेरियल से जिसका एनर्जी बैंड गैप कितना है 1.5. तो यानी कि हमें क्या दिया है, एनर्जी बैंड गैप जो कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी बैंड गैप मींस कि जो हमारा फोटो डायोड है उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है ना. अब पूछा है आपसे व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल. मेरा जो मटेरियल है वो मिनिमम कितनी वेवलेंथ की एनर्जी को जो कंज्यूम कर सकता है, कितनी कम से कम एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब कर सकता है. अब हमें पता है फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, hc/λ है ना. फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है. तो मिनिमम कितनी जो है वेवलेंथ जो हमें निकालनी है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो सिंपल है. फोटोन की जो एनर्जी है उसको इक्वल रख देंगे किसके, एनर्जी बैंड गैप के. तो अगर फोटोन की एनर्जी बैंड गैप के इक्वल हो तो वो कम से कम उतनी ही वो जो है वेवलेंथ वो क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा. ठीक है. तो बस इनको इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा बेटा आपको वैल्यूज को. तो यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू पता है. 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज को जूल में कन्वर्ट कर लो. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल. तो बस यहाँ से यहाँ वैल्यूज रखो सारी. एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34. सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और लेमडा हमें निकालना है. और एनर्जी बैंड गैप कितना है 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. यहाँ सारे को सॉल्व कर लेना. लेमडा आपका बनेगा, लेमडा इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा नीचे. लेमडा बनेगा 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. इसको सारे को सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर. आंसर आएगा आपके पास सॉल्व कर कर आके 8.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर. तो दिस विल बी द आंसर. ठीक है. ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा. ओके. तो स्टेटमेंट में ना थोड़ी गड़बड़ है, मिनिमम नहीं आएगा यहाँ, मैक्सिमम आएगा भाई. इसको ठीक कर लो. मैक्सिमम वेवलेंथ होएगा ना यहाँ, मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी होती. ये स्टेटमेंट सही कर लेना बेटा, इसमें गड़बड़ है स्टेटमेंट में. यहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तभी तो मिनिमम एनर्जी ये बनेगी. ठीक है. अगर यहाँ मिनिमम है वेवलेंथ की जगह. क्लियर है. तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन. तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें. सिंपली आपने एनर्जी को इक्वल रख दिया. अगर सेम क्वेश्चन में आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछी होती, क्या पूछी होती सेम क्वेश्चन में पूछी होती, तो आप क्या करते को एनर्जी बैंड के इक्वल रख दो. ये ध्यान रखना है. और अगर आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जाए इस तरह के क्वेश्चनों में, मैक्सिमम वेवलेंथ में hc/λ को एनर्जी बैंड गैप के इक्वल रख देना. तो ये छोटी सी बात याद रखनी. ठीक है. तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें.